जी जनाब, स्टार्ट करते हैं। ISA 220 स्टैंडर्ड नया है। नया नहीं कह सकते इसको, खैर हम कहेंगे कि स्टैंडर्ड रिवाइज हुआ है फ्रॉम द लास्ट ISA 220 जो कि ISQC पे बेस्ड था, क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर बेस्ड था। ये स्टैंडर्ड अब क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर है और क्वालिटी मैनेजमेंट की चीजों को ये अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करता है और देखता है कि कैसे हम क्वालिटी को बेहतर बना सकते हैं इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। थोड़ा सा ये लॉजिकल कम है और इसमें क्रैमिंग वाली चीजें बहुत ज्यादा है। तो आपने सब्र के साथ, हौसले के साथ इस पूरे लेक्चर को सुनना है। हम वन गो में ISA 220 को पूरा कर देंगे ताकि आप तक एक ही वीडियो के अंदर, एक ही लेक्चर के अंदर सारी बात कन्वे हो जाए। सर, सबसे पहले देखना है इसका हमने ऑब्जेक्टिव। इस स्टैंडर्ड का पर्पस क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज टू मैनेज द क्वालिटी। हमें ये पता है कि किसी भी ऑडिट के अंदर जो मेन पर्पस होता है किसी भी ऑडिट को करने का, या जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, दैट इज कि हम उस कंपनी के अंदर जहां पे हम काम कर रहे हैं उसकी क्वालिटी को एनहांस कर सके, बढ़ा सके। हम लोग जब ऑडिट करने के लिए जाते हैं तो हम लोग देते हैं रीजनेबल एश्योरेंस। हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं जनाब? हम लोग प्रोवाइड करते हैं रीजनेबल एश्योरेंस। ये रीजनेबल जो अश्योरेंस होती है, दैट मीन्स कि हम लोग 100% तो चीजों को वेरीफाई नहीं करते हैं। हम लोग सैम्पलिंग पे काम करते हैं और ये कहते हैं कि तुम्हारे अकाउंट्स, तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर आवर चेकिंग ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं। तो उस रीजनेबल अश्योरेंस के अंदर या जितना काम हम लोगों ने किया है उसके उस काम के अंदर भी हमने क्वालिटी को एनहांस करना। यानी कि काम अगर हम कम भी कर रहे हैं तो उसमें हमें क्वालिटी का जो फैक्टर है उसको लाजमी बढ़ा देना चाहिए। ऑडिटर शुड हैव फुलफिल द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले चीज तो ये कि ऑडिटर ने अपनी तमाम जिम्मेदारियों को पूरा किया हो और जो उसने ऑडिट कंडक्ट किया है इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स और जो रेगुलेटरी और जो लीगल रिक्वायरमेंट है वो हो, और ऑडिट रिपोर्ट इशू हुई हो तमाम सर्कमस्टांसेस को देखते हुए और उसी के मुताबिक इशू हुई हो, उसी से अप्रोप्रिएट हो। तो बेसिकली दिस इज द मेन गेम ऑफ ऑब्जेक्टिव। एक दफा इसको दोबारा पढ़ लेते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर इज टू मैनेज क्वालिटी। किसमें? एट एंगेजमेंट लेवल। एंगेजमेंट लेवल कहते हैं जिस टाइम पे ऑडिट कंडक्ट हो रहा है, जिस टाइम पे आपका फाइनल ऑडिट चल रहा है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज टू मैनेज क्वालिटी एट एंगेजमेंट लेवल टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, कि आप उसकी रीजनेबल एश्योरेंस तक पहुंच सके कि भाई क्या ये क्वालिटी अचीव हुई है या नहीं हुई है। हमें ये पता है कि हम लोग रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं, 100% चीजों को वेरीफाई नहीं कर रहे होते और उसके अंदर भी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक ऑडिटर ने करनी है वो सारी उसने की है। और उसने ऑडिट किया है वो इन अकॉर्डेंस विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स है, आईजास के मुताबिक है, कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो किया गया और लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स अगर कोई है तो उनको भी फॉलो किया गया है। उसके बाद ये स्टैंडर्ड बेसिकली बात करता है कुछ मेन एलिमेंट्स के ऊपर। सबसे पहला एलिमेंट, that is leadership responsibility for managing and achieving quality on audits. There should be a leadership responsibility. भाई लीडर कौन होता है? लीडर होता है उस पूरे पैक का वो बंदा जो कि उस पैक को रन करता हो। तो इन ऑडिट ये ताज मिलता है हमारे एंगेजमेंट पार्टनर को। तो इट इज द एंगेजमेंट पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो मैनेज करे और अचीव करे क्वालिटी ऑन द ऑडिट एंगेजमेंट। ये जिम्मेदारी उस एंगेजमेंट पार्टनर की है कि उसने इंश्योर करना है कि वो तमाम तर क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को मीट करे। और ये करते हुए इन डूइंग सो द एंगेजमेंट पार्टनर शैल बी सफिशिएंटली एंड अप्रोप्रिएटली इन्वॉल्व्ड थ्रू आउट द ऑडिट। ये कब हो सकता है, ये कब मुमकिन होगा सर? ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब वो खुद भी कंप्लीटली उस ऑडिट के अंदर इन्वॉल्व हो। क्वांटिटी यानी कि वो ज्यादा टाइम के लिए आया हो, और अगर वो कम टाइम के लिए आया तो उसकी इन्वॉल्वमेंट, जो उसकी क्वालिटी है, वो उस ऑडिट के अंदर नजर आनी चाहिए। उसका टाइम लगाना नजर आना चाहिए, अच्छे से रिव्यू करे, अच्छे से वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताए, सारा काम वो जो एक बेहतरीन तरीके से करे। तो इट इज द एंगेजमेंट पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो मैनेज करे और वो चलाए ऑडिट को, और उसमें वो खुद भी सफिशिएंटली और अप्रोप्रिएटली इन्वॉल्व हो पूरे प्रोसेस के अंदर। उसकी कुछ जिम्मेदारियां भी होंगी। जिम्मेदारियां क्या है सर? जिम्मेदारियां ये हैं कि वो खुद सबसे पहले क्लियर रहे, कंसिस्टेंट रहे और इफेक्टिव एक्शंस ले अपनी टीम के साथ।
यानी कि टीम को हमेशा बकअप करें, क्लियर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज टीम को हो, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे, और टीम को हमेशा मोटिवेटेड रखे, टीम के साथ हमेशा इफेक्टिव एक्शंस के अंदर टीम को गाइड करता रहे। ख्याल रखे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का। अब आप इतने बड़े हो गए हैं कि आपको इस वर्ड का मतलब पता है। The importance of open and robust communication within the engagement team and supporting the ability of engagement team members to raise concerns without fear of reprisal. अगर कोई टीम मेंबर आपके पास आके कोई बात करना चाहता है, कोई शिकायत लगाना चाहता है, किसी से कोई चीज डिस्कस करना चाहता है, तो एंगेजमेंट पार्टनर इतना ओपन होना चाहिए कि एम्प्लॉयज या जो उसके टीम मेंबर्स है वो आके अपनी शिकायत उसको बता सके, उसको सुना सके, अपनी दिलजोई उसके साथ कर सके। तो दे शुड बी ओपन एंड रोबस्ट कम्युनिकेशंस विद इन द टीम, ताकि टीम का कोई भी मेंबर, चाहे वो जूनियर हो चाहे वो सीनियर हो, वो खुद को तनहा तनहा फील ना करे। ही शुड बी इन्वॉल्व इन ऑडिट, ही शुड बी इन्वॉल्व इन ऑडिट, और वो किसी डर के बगैर, किसी घबराहट के बगैर चीजों को खुलेआम डिस्कस कर सके। एथिक्स को वैल्यू करे, वैल्यूज को देखे, एटीट्यूड को देखे। इन शॉर्ट, एंगेजमेंट टीम के अंदर चैप्टर नंबर 13 को प्रमोट करें, उनको बताया कि आपके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कौन से हैं, कौन से थ्रेड्स हैं, कहाँ पे आप जा रहे हैं, उस इंडस्ट्री में क्या क्या मसले आ सकते हैं, वो सारी बातें बतानी चाहिए किसको, उस एंगेजमेंट पार्टनर को। उसके जो टीम मेंबर्स हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रीब्यूटिंग टू द मैनेजमेंट एंड अचीवमेंट ऑफ क्वालिटी। भाई टीम अच्छा काम करेगी तो नेचुरली एक अच्छी क्वालिटी का ऑडिट होगा। तो एंगेजमेंट टीम मेंबर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द क्वालिटी। ये बात हम लोगों ने देखी, ये बातें आसान है। देन वी हेड डाउन and talk about the second point, which is relevant ethical requirements, including those related to independence. The engagement partner should have an understanding on the relevant ethical requirement, including those related to independence. कहना ये चाह रहा है कि engagement partner को भी तमाम तर ethical requirements follow करनी चाहिए जो कि fundamental principles वाली है। जब तक वो खुद इनको फॉलो नहीं करेगा, नीचे वाले टीम मेंबर्स भी कभी फॉलो नहीं करेंगे, तो सबसे जो अहम रोल है, जो सबसे मेन गेम है, दैट शुड बी प्लेड बाय दैट इंडिविजुअल व्हिच इज नोन एज द एंगेजमेंट पार्टनर। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ना सिर्फ खुद को बल्कि अदर टीम मेंबर्स को भी इसके अंदर गाइड करें, तो दूसरे टीम मेंबर्स को उसमें लाजमी पार्ट लेना चाहिए, क्योंकि अभी जिम्मेदारी पार्टनर की है। अगर कोई टीम खराब काम कर रही है तो इट इज द एंगेजमेंट पार्टनर जो कि उस टीम को प्रॉपर वे में गाइड करेगा। He should remain alert throughout the audit engagement if matter comes to the engagement partner attention that indicates that कोई threat आ रहा है towards compliance of a relevant ethical requirement, तो engagement partner को चाहिए कि वो उस threat को evaluate करे और उसके against appropriate actions ले, यानी कि उसके against safeguards को develop करने की जिम्मेदारी किसकी है? उस engagement partner की, उस engagement partner की। Prior to dating the auditor's report पे डेट डालने से पहले एक दफा चेक कर ले कि क्या तमाम तर रिक्वायरमेंट्स जो कि इंडिपेंडेंस की थी वो पूरी हुई हैं या नहीं हुई। यानी कि रिपोर्ट्स पे साइन करने से पहले या रिपोर्ट के ऊपर डेट डालने से पहले या रिपोर्ट बनाने से पहले एक दफा रिकन्फर्म कर ले कि क्या किसी भी स्टेज पे इंटेग्रिटी को कोई नुकसान पहुंचा, क्या वो लोग बायस तो नहीं है, क्या उनकी इंडिपेंडेंस बरकरार है, क्या वो ऑब्जेक्टिवली अपने सारे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो फर्स्ट पेज को अगर हम देखें जरा गौर से, तो इस पूरे पेज के अंदर सारी बातें वो हैं जो कि आपने आज से पहले कहीं ना कहीं किसी ना किसी चैप्टर के अंदर कवर की है। तो फर्स्ट पेज को आपने बस स्किम कर देना है। इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी चीज है जो कि इतनी अहम हो कि आप उसको क्रैम करें। यस, आई क्या पूछ सकता है कि बताएं लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या हैं, तो ये जहां जहां पे बुलेट्स लगी हुई हैं वो सवाल आई कर सकता है कि भाई इसको बता दें, ये बातें बता दें। तो अगर आपको समझ आ गई है तो आप उसको अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर क्रैमिंग। सेल्फ राइटिंग भी हो सकती है, मगर शर्त ये है कि आपको वो चीज समझ जरूर आ गई। सर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। ये चीज इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 के अंदर ही, दोबारा से देख लेते हैं। द एंगेजमेंट पार्टनर शुड डिटरमिन, फैसला करें, that the firm's policies or procedures for the acceptance and continuance of client relationship and audit engagement have been followed and that conclusions reached in this regard are appropriate. जब भी कोई क्लाइंट आपके पास चल के आता है और आपसे कहता है कि सर हमारा ऑडिट करेंगे, क्या आप हमारा ऑडिट एक्सेप्ट करेंगे,
या नंबर 2, क्लाइंट दोबारा से आना चाह रहा है, रेकरिंग है, तो क्या उसको दोबारा से कबूल करना है, उसके साथ दोबारा से काम कंटिन्यू करना है या नहीं करना। ये सिलेक्शन डिपेंड करती है फर्म के ऊपर, और फर्म की क्या पॉलिसीज है, क्या प्रोसीजर्स है, हमें लीगल फ्रेमवर्क भी देखना है, हमें एथिकल फ्रेमवर्क भी देखना है, हमें अपनी कॉम्पिटेंसी भी देखनी है। तो ये सारी जिम्मेदारी भी किसकी है, एंगेजमेंट पार्टनर की। तमाम इंफॉर्मेशन वो हासिल करे मार्केट से, दोस्तों से, अगर उसका कोई प्रायर एक्सपीरियंस है वहां से, पिछले ऑडिट से, पिछले ऑडिटर से, तमाम इंफॉर्मेशन उसको हासिल कर लेनी चाहिए ताकि उसकी एक्सेप्टेंस और कॉन्टिन्यूस के अंदर कोई मसला ना आए। और अगर क्लाइंट चल के आपके पास आ गया तो आप उसको सही से बता सके, और अगर आप जाना चाह रहे हैं, अगर आपको चूज कर लिया गया है तो फिर आप उसकी प्लानिंग और परफॉर्मिंग वाले काम को सही से निभा सके। कम्युनिकेट करें वो तमाम इंफॉर्मेशन प्रॉम्प्टली टू द फर्म फॉर टेकिंग नेसेसरी एक्शंस, अगर आपको लगता है कि कोई मसले मसाइल वहां पे आ सकते हैं या आ रहे हैं। अगर ऑडिट कबूल करने से पहले इंटेग्रिटी पे डाउट आ रहा है, ऑब्जेक्टिविटी पे डाउट आ रहा है, आपको बता दें, किसको, फर्म को बता दें, ताकि वो फिर आपकी जगह पे किसी और को जल्दी से अपॉइंट कर लें, या आप उससे फिर किनारा कश ले लें। अगर आपको लगता है कि आप वहां पे जाके बायस्ड हो जाएंगे, वहां पे जाके आप सही से काम नहीं कर पाएंगे, तो आपको चाहिए कि फौरन से कम्युनिकेट कर दें, कौन, फर्म को बता दें, फर्म के सीनियर पार्टनर्स को बता दें, फर्म के एचआर को बता दें। कौन बताएगा, वो रेलेवेंट एंगेजमेंट पार्टनर, ताकि फर्म फिर उसके खिलाफ अपनी पॉलिसीज को देखते हुए नेसेसरी एक्शंस ले सके। अगर टीम मेंबर्स को लगता है कि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो वहां पर जाके खराब होगी, और वो क्लाइंट को अगर एक्सेप्ट करते हैं या कंटिन्यू करते हैं, तो वहां पे वो काम सही से नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट वी हैव एंगेजमेंट रिसोर्सेज। एंगेजमेंट रिसोर्सेज, द एंगेजमेंट पार्टनर शैल डिटरमिन दैट। अब एंगेजमेंट पार्टनर को ये डिटरमिन करना है क्या, कि उसके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज अवेलेबल हैं काम करने के लिए। जिन रिसोर्सेज से उसने काम लेना है उनको प्रॉपर असाइनमेंट दे दी गई है, उसको पता है कि मेरे पास क्या टीम है और उस टीम ने क्या क्या रोल्स परफॉर्म करने हैं। जिस तरह क्रिकेट मैच में होता है कि मेरे पास 4 बॉलर्स हैं, एक स्पिनर है, उसमें 3 फास्ट बॉलर हैं, 2 ऑलराउंडर्स हैं, हर एक को अपना रोल पता होता है। इसी तरीके से हम लोग टीम के अंदर भी, एंगेजमेंट टीम के अंदर भी बताते हैं कि भाई तुम्हारा ये रोल है, तुम्हारा ये एरिया, तुमने ये काम करना, तुमने वो काम करना है, ताकि उनको पता हो और वो टाइमली मैनर में, टाइम के अंदर रहते रहते इफेक्टिवली अपना काम कर सके, और किसी भी काम में कोई उनको परेशान ना करो। ये कब होगा, जब उनको अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जॉब डिस्क्रिप्शन 100% क्लियर होंगी। मेंबर्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट टीम के अंदर कुछ एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स भी हम लोग बुला लेते हैं। चैप्टर नंबर 12 बात करता है ISA 220 एक्सपर्ट के ऊपर, और इसी तरीके से हम इंटरनल ऑडिटर्स को भी अपॉइंट कर लेते हैं। ये ISA 610 इसके ऊपर बात करते हैं, और वो आगे हमें डायरेक्ट असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, हमें हेल्प कर रहे होते हैं, ताकि हम प्रॉपर वे में वहां से सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस निकाल सकें और टाइमली उसको क्लोज कर सकें। तो चैप्टर 12 जब आप एक दफा पढ़ लेंगे तो वापस आके आपने ये बुलेट पढ़ लेनी है, ये बात आपको दोबारा से एम्फसाइज हो जाएगी। अगर पार्टनर को लगता है कि उसकी टीम के अंदर जो रिसोर्सेज उसने असाइन किए हैं वो काफी नहीं है, इनसफिशिएंट है, थोड़े क्वांटिटी में कम है, या क्वांटिटी मुनासिब है मगर वो अप्रोप्रिएट ज्यादा नहीं है। भाई 11 की टीम गई भी है, 7 बॉलर्स हैं, एक कीपर, 8, 3 बैट्समैन, तो ये इन अप्रोप्रिएट है। एंगेजमेंट पार्टनर शैल टेक अप्रोप्रिएट एक्शंस, पार्टनर को चाहिए कि वो अप्रोप्रिएट एक्शंस ले और कम्युनिकेट करे फर्म के साथ कि भाई मुझे एडिशनल बंदे चाहिए, मुझे एक टीम दोबारा से बनानी है, एक अच्छी टीम बनानी है, और मुझे इनके एडिशनल रिसोर्सेज दें या इनको बदल के दें, इनको ऑल्टरनेट करके मुझे चेंज कर दें। तो अगर इन एडिशनल बंदे काम करें, देन वी हैव डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू। Direction, supervision, and review. The engagement partner shall take responsibility for the direction and supervision of the members of the audit engagement team and review their work. ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो उनकी जो डायरेक्शन है और जो सुपरविजन है उसको सीधा करे और उनके काम को साथ साथ रिव्यू करता जाए। जो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट है ऑफ ऑडिट, उसको
सही तरीके से प्लान करे, परफॉर्म करे और तमाम तर नेचर्स को, सर्कमस्टांसेस को, क्लाइंट को, उसके माहौल को, इंडस्ट्री को, तमाम चीजें ध्यान में रखे, उसको प्रॉपरली प्लान करे और फिर उसी प्लान के मुताबिक उसको परफॉर्म भी करे। डॉक्यूमेंटेशन जहां जहां पे हो रही है साथ साथ फौरी फौरी उसको रिव्यू करता जाए, देर ना करे, उसको पाइल अप ना करे, क्योंकि वंस इट इज पाइल अप तो आपको फिर दोबारा से याद करने में या उसको एक दफा रिवाइज करने में मसला होता है। तो साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन को देखते चले। सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हासिल करना ही करना। अगर वो नहीं आ पा रहा तो फिर आप सही कंक्लूजन तक कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे, ना आप अपनी उसी कंक्लूजन को सपोर्ट कर पाएंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को साथ साथ रिव्यू करें और अपनी ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर जो वर्किंग है वो साथ साथ करते रहें। डेट डालने से पहले, साइन करने से पहले एक दफा कंफर्म कर लेंगे क्या आपने सारा काम सही से कर लिया या नहीं किया, और क्या आपकी इंडिपेंडेंस कभी भी किसी भी जगह पे कॉम्प्रोमाइज हुई है या नहीं। कोशिश करें कि उनके साथ फॉर्मल कम्युनिकेशन करें, रिटर्न कम्युनिकेशन में आए, ताकि उनके साथ तमाम तर चीजें थॉरली टाइमली बेसिस के ऊपर डिस्कस की जा सके। तो दिस इज ऑल अबाउट डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू। थोड़ा सा लंबा है मगर इसमें बातें वही हैं जो कि हम बहुत दफा कवर कर चुके हैं, तो इसको जरा इजी मोड में हम स्किम करते जा रहे हैं ताकि हम बात आप तक पहुंच जाए। Engagement partners shall take responsibility for obtaining and understanding the information. Engagement partners shall take the responsibility for the engagement team. हम बात कर रहे थे कंसल्टेशंस के ऊपर। Engagement partners shall take responsibility for the engagement team undertaking consultations on difficulties, या वो तमाम तर मैटर्स जो कि उसको परेशान कर रहे हैं, जो फर्म की पॉलिसीज के अगेंस्ट जा रहे हैं, या जहां पे ज्यादा उसको कंसल्टेशन रिक्वायर है, ज्यादा उसको मसले आ रहे हैं, तो उसका काम है कि वो अपनी टीम को साथ साथ गाइड करता रहे, साथ साथ कंसल्ट करता रहे। और जहां जहां पे फर्म को या टीम को उसकी जजमेंट चाहिए तो वहां पे इन्वॉल्व हो और टीम को एक किनारे पे लगाए, उनको बताए कि भाई यहाँ पे ये काम ऐसे करना है, वो काम ऐसे करना है, अपनी जजमेंट साथ साथ देता रहे, क्योंकि वो तो बच्चे हैं। मेन जिम्मेदारी किसकी है? एंगेजमेंट पार्टनर की। ये जो स्टैंडर्ड्स हैं जो कि पार्टनर को फोर्स कर रहे हैं, बेसिकली होता ये है कि अक्सर पार्टनर टीम भेज के ना भूल जाते हैं कि उन्होंने टीम भेजी भी है, और बस उसी टीम के ऊपर ही वो सब कुछ गाइड कर रहे होते हैं, अपना सब कुछ इंतजार कर रहे होते हैं। तो पार्टनर्स को भी देखना चाहिए कि दे शुड बी लीडिंग फ्रॉम द वेरी फ्रंट। Determine the members of the team which have taken the appropriate consultations during the audit engagement, both within the team and जो outsiders हैं, यानी कि जो बंदे उसको आके कंसल्ट कर रहे हैं, इसके पास इसका रिकॉर्ड होना चाहिए कि किस किस ने क्या क्या उसके साथ कंसल्टेशंस की है और क्या उसके बाद वो चीज अप्लाई भी हुई है या नहीं हुई। ये तमाम कंसल्टेशंस दैट शुड बी कॉन्फिडेंशियल, और एक दफा बस चेक कर ले कि क्या ये तमाम चीजें इम्प्लीमेंट हुई हैं या नहीं। डिटरमिन कर ले नेचर एंड स्कोप ऑफ दोज कंसल्टेशंस, और क्या जो कंक्लूजन्स जहां तक वो पहुंचे हैं उन तमाम बातों के बाद वो सही है या। देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू। ये बेसिकली क्या है? पर ऑडिट एंगेजमेंट फॉर विच एन एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू इज रिक्वायर्ड। अगर आपको किसी ऑडिट पे एक क्वालिटी रिव्यू चाहिए, द एंगेजमेंट पार्टनर क्या काम करेगा? शेयर determine that an engagement quality reviewer has been appointed। सबसे पहले ये चेक करें कि क्या है वो जो रिव्यूअर है वो अपॉइंट हुआ या नहीं हुआ। कोऑपरेट करे विद एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर और इन्फॉर्म कर दे अदर मेंबर्स को कि भाई ये बंदा है और इसने आके आपके काम को रिव्यू करना है। डिस्कस करे उसके साथ सिग्निफिकेंट मैटर्स, उसके साथ सिग्निफिकेंट जजमेंट्स को देखे जो कि उस ऑडिट से अराइज हो रही हैं, ताकि वो सही तरीके से अप्रोप्रिएट वे में अपना काम भी कर सके। ये बात देख लें कि आपने रिपोर्ट पर साइन नहीं करने हैं, रिपोर्ट पर डेट उस वक्त तक नहीं डालनी है जब तक आप उसका क्वालिटी रिव्यू कंडक्ट ना करवा लें। तो रिपोर्ट पर डेट कब आएगी? जब तक एक क्वालिटी रिव्यू हो चुका होगा, और अगर नहीं हुआ तो फिर आप रिपोर्ट पर डेट एंटर नहीं कर रहे हो। अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाए, अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाए विद इन द एंगेजमेंट टीम और बिटवीन द एंगेजमेंट टीम एंड द एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर or individuals performing activities within the firm system or quality management, including those जो कि प्रोवाइड कर रहे हैं कंसल्टेशंस या जो पॉलिसी वगैरह बना रहे हैं, अगर उनके दरमियान कोई कंफ्लिक्ट आ जाए, तजाद आ जाए विद इन द टीम, बिटवीन द टीम एंड द क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, या वो लोग जो कि फर्म के साथ हैं, अटैच्ड हैं, कंसल्टेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, पॉलिसीज बना रहे हैं, एचआर वगैरह,
अगर कहीं पे भी किसी के भी दरमियान कंफ्लिक्ट आ जाए, इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, तो एंगेजमेंट पार्टनर भी स्टेप इन करेगा और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि ये क्यों आ रही है, उसको बकायदा एड्रेस करेगा और कोशिश करेगा कि तमाम तर पॉलिसीज को देखते हुए, प्रोसीजर्स को लगाते हुए ये रिजॉल्व हो जाए। तमाम तर जो बातें, फैसला जिन पे किया जाएगा या जो चीजें आएंगी उसके कंक्लूजन में, उसको डॉक्यूमेंट करना है और साथ साथ उसको इम्प्लीमेंट भी कर देना है। और अगर आप रिपोर्ट पर डेट डाल चुके हैं पहले से ही और फिर मसले मसाइल आ गए हैं, तो यहाँ पे आपको फिर अगेन रिपोर्ट पे डेट खत्म करनी पड़ेगी या नई रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। जब तक ये मसले मसाइल रिजॉल्व नहीं होते, आपने कोशिश करनी है कि रिपोर्ट पे डेट आप एंटर ना करें। सर, क्वालिटी को अगर आपने इंश्योर करना ना, तो आपने उसको साथ साथ मॉनिटर भी करते हैं। पार्टनर ने ये काम साथ साथ करना है कि उसने साथ साथ काम दे के बस बैठ नहीं जाना, अपने उस काम को मॉनिटर भी करना है, डिटरमिन करना है उसकी रेलेवेंस क्या है और कैसे कैसे वो उसको मजीद बेहतर बना सकता है स्टेप बाय स्टेप। तो ग्रेजुअल बेसिस के ऊपर क्वालिटी इंप्रूव होती है, स्टेप बाय स्टेप ही चीज चलती है। अलर्ट रहे और जहां पे उसको जो भी प्रोसेस मिले जो कि खराब था, जहां पे कंट्रोल्स इफेक्टिव नहीं थे, कि जहां पे मजीद इंप्रूवमेंट की जा सकती है, जहां पे रेमेडीज अवेलेबल है, तो वो फौरन से उसको अंडरटेक करे और उस काम को सही कर दे। ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जिम्मेदारी जिसकी है, उस एंगेजमेंट पार्टनर की है। और ये सारी चीजें साथ साथ उसने डॉक्यूमेंट करते जानी है। आई से 230 बात करता है डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। तो तमाम तर डिस्कशंस जो कि हुई हैं लोगों के साथ, जो जो कंक्लूजन्स रीच हुई हैं, इसने क्या करना है, तमाम तर चीजों को साथ साथ नोट डाउन करते जाना है कागजों के ऊपर, शीट्स के ऊपर, ताकि सारी चीजें एट द एंड वेल डॉक्यूमेंटेड हो, ताकि अगर कल को कोई भी ये ऑडिट को रिव्यू करना चाहे तो वो आपके डॉक्यूमेंटेशन से ही बहुत सारी बातें तक पहुंचे। आपने इसको एक दफा रिवाइज कर लेना है। इसमें अगेन लॉजिकल बात कोई भी नहीं है, सारी बातें स्ट्रेट फॉरवर्ड है और थोड़ी सी बोरिंग नेचर की हैं। तो इसको वन गो में रिकॉर्ड कर दिए ताकि कल को कहीं भी आप इसको रिवाइज करना हो तो आप इसे क्विकली रिवाइज भी कर सकें। तो इसमें ज्यादातर आपको पार्टनर्स की ड्यूटी मिलेगी कि क्या क्या ड्यूटीज होंगी इस काम के लिए, तो आप इसका कोई एक्यूरेट बना लें, कोई शॉर्ट में बना लें, ताकि आप इसको बार बार जल्दी से बता सकें। सवालों की नेचर यहाँ से अगर आएगी तो दैट विल ऑलवेज बी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन।